अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले चैप्टर के प्रॉब्लम्स को, जो कि टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। चैप्टर नंबर 4 है ये न्यू बुक ऑफ फिजिक्स में 9 क्लास की। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है रिलेटेड टू फोर्सेस ऑन बॉडी। तो आइए सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस 15 न्यूटन। लाइक पैरेलल फोर्सेस का पेयर है और 15 न्यूटन ईच, यानी दोनों फोर्सेस जो हमारे पास, क्योंकि पेयर हमेशा दो फोर्सेस का होगा या दो से ज़्यादा फोर्सेस का हो सकता है, कम से कम दो फोर्सेस होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास दो फोर्सेस है F1 और F2। और क्योंकि कह रहे हैं कि ईच 15 ईच, मतलब इसका ये है कि अगर F1 15 है तो F2 भी 15 है, दोनों 15 दिए हुए आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। फाइंड देयर रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट हमें मालूम करना है। तो हमने फर्स्ट फोर्स यहाँ पे मेंशन किया F1 से इंडिकेट कर दी, सेकंड फोर्स मेंशन किया F2 से इंडिकेट कर दी। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स हमें मालूम करनी है। तो रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स का जिक्र नहीं था या परपेंडिकुलर फोर्सेस का जिक्र नहीं था। तो इस वजह से हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसको ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया F=F1 + F2। यहाँ रिजल्टेंट फोर्स को F से शो किया जा रहा है। अब F1 15 था, F2 भी 15 था, दोनों को प्लस किया तो रिजल्टेंट फोर्स 30 न्यूटन आ गई। अब यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट में हमने लिखा द रिजल्टेंट ऑफ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस इज 30 न्यूटन। तो यहाँ तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये बहुत ईजी प्रॉब्लम थी, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आगे अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ लेट्स स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस इतना फर्क है कि वहाँ पर लाइक पैरेलल फोर्सेस थी लेकिन यहाँ पर अनलाइक आ गई है। तो लिखा हुआ है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 10 न्यूटन ईच। वहाँ पर 15 न्यूटन था, यहाँ पर अब 10 न्यूटन ईच, यानी दोनों फोर्सेस 10 न्यूटन की हमारे पास मौजूद है। एक्टिंग अलॉन्ग सेम लाइन, फाइंड देयर रिजल्टेंट। अब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट मालूम करना है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट फोर्स मेंशन की उसी तरह और सेकंड मेंशन कर दी, रिजल्टेंट फोर्स में मालूम करनी है। रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला मैंने जैसे कि बताया था कि F=F1 + F2 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको लास्ट क्वेश्चन में याद हो तो मैंने 15 + 15 किया था और 30 आंसर आ गया था। लेकिन क्योंकि वो लाइक पैरेलल फोर्सेस थी, तो जब लाइक पैरेलल फोर्सेस होती है तो हम उन्हें ऐड कर देते हैं। लेकिन जब अनलाइक होती है, लाइक मीन्स कि वो एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, और अनलाइक का मतलब क्या है कि वो अलग अलग मुख्तलिफ डायरेक्शन में लग रही है। यानी कि अगर एक इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो फिजिक्स में आप जानते हैं कि वहाँ पर माइनस लग जाता है। तो जब माइनस लगेगा तो यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस सेम होती हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही फॉर्मूला यूज़ किया, F एज इट इज आ गया, F1 की वैल्यू 10, F2 की वैल्यू -10, क्योंकि अब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, यानी कि अनलाइक फोर्सेस हैं। तो अनलाइक फोर्सेस की वजह से यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 10 0। तो याद रखिएगा ये चीज़, जब भी हमारे पास ऑपोजिट फोर्सेस का सम कहा जाए या रिजल्टेंट कहा जाए तो वो हमेशा 0 आता है जब फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड हो। तो इसका रिजल्ट लिख देंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस का लिखा, द रिजल्टेंट ऑफ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इज 0 न्यूटन। तो यहाँ तक ये प्रॉब्लम हो चुकी है कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से मुतल्लिक ये एक प्रॉब्लम है, जिसमें लिखा हुआ है अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर विद फोर्स ऑफ 80 न्यूटन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द ग्राउंड। एक गार्डनर है जो लॉन मूवर को मूव कर रहा है, तो लॉन मूवर का जो एंगल है वो 40 डिग्री का बन रहा है। मतलब ग्राउंड के साथ, अगर ये ग्राउंड है तो इसके साथ उसका जो एंगल है वो 40 डिग्री है लॉन मूवर का। ये लॉन मूवर है और इसके बाद इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 80 न्यूटन की अप्लाई हो रही है। पूछा जा रहा है फाइंड इट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो दो चीज़ें हमारे पास दी हुई थी, एक रिजल्टेंट फोर्स जो कि 80 न्यूटन थी
और एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हमें मालूम करने थे, तो यहाँ पर फर्स्ट में हमने लिखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको हमने इंडिकेट किया Fx से, और वर्टिकल कंपोनेंट को हमने इंडिकेट किया Fy से। ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको मालूम करने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, Fx इज इक्वल्स टू F cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए है, और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए Fy इज इक्वल्स टू F sin थीटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। Fx मालूम करना है, F की वैल्यू 80 दी हुई है, cos एज इट इज आ गया, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री। अब 80 एज इट इज आ गया, cos 40 डिग्री। वैसे तो कुछ वैल्यूज हम टेबल से देख सकते हैं, जैसे कि 45, 60, 90, 0, तो ये वैल्यूज तो देखी जा सकती हैं। लेकिन अगर इनके अलावा कोई वैल्यू आ गई, जैसे यहाँ पे 40 आ गई, तो इसको हम जो टेबल था, जो हमने डिस्कस किया था, उससे नहीं देख सकते, बल्कि हमें ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालनी होगी। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट कॉस लिख के और 40 डिग्री की वैल्यू लिख के और इक्वल्स टू प्रेस करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो जैसे कि आप लॉग की वैल्यू देखते आए हैं लॉग टेबल से, बिल्कुल इसी तरह आप cos 40 डिग्री की वैल्यू देखेंगे और ये देखेंगे कि डिग्रीज में 40 डिग्री आगे उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0 के कॉलम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.7660। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हमने नोट किया और इसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर यह आ गई 61.28 न्यूटन। तो ये हमारे पास हो गई Fx की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे Fy की वैल्यू। तो Fy की वैल्यू कैसे आएगी? Fy की वैल्यू आएगी उसी तरीके से जिस तरह हमने यहाँ पर फाइंड किया था, जिस तरह हमने यहाँ वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद इसी तरह जैसे हमने कॉस देखा था, वैसे ही हम साइन देखेंगे। तो साइन देखकर इसकी वैल्यू लिखी यहाँ पर 0.6428, और फिर इस वैल्यू को हमने 80 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 51.424 ये आंसर आ गया, ये Fy की वैल्यू आ गई। तो Fx Fy की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों की वैल्यू को हम रिजल्ट में लिखेंगे। तो फर्स्ट का हमने रिजल्ट लिखा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 61.28 न्यूटन। एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया 51.424 न्यूटन। तो यहाँ तक ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक ये समझ आ चुकी होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम 4b। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। लिखा हुआ है, horizontal and vertical components of a force are 4 Newton and 3 Newton respectively। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास 4 न्यूटन है और दूसरा कंपोनेंट 3 न्यूटन दिया हुआ है। तो 3 न्यूटन यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। पूछा जा रहा है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। दो चीज़ें हमें मालूम करनी है, एक रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है और दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को हमने Fx और Fy से शो किया और इनको गिवन में लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स हमें मालूम करनी थी, वो मेंशन कर दी फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमें डायरेक्शन मालूम करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन लिख दी। अब डायरेक्शन मतलब एंगल, तो एंगल को यहाँ पर थीटा से इंडिकेट किया गया है। तो जब भी आपसे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब आपको एंगल रिक्वायर्ड है। तो इस यहाँ पर आपने एंगल मेंशन किया और इसके बाद ये भी आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले हम F मालूम कर रहे हैं, यानी रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया, F इज इक्वल्स टू √fx² प्लस Fy²। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो F एज इट इज आ गया। Fx की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 4 दी हुई है और Fy की वैल्यू 3 थी। अब इन दोनों के स्क्वायर्स लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड किया 25 आ गया, 25 का रूट निकाला तो 5 न्यूटन हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ चुकी है। इसके बाद अब हमें मालूम करना है एंगल या डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इंटू Fy अपॉन Fx, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें हम Fy की वैल्यू पुट करेंगे 3 आ गई, Fx की वैल्यू पुट करेंगे 4 आ गई, दोनों को डिवाइड किया 0.75 आ गया। अब डिवाइड करते हुए आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले आपने 3 लिखना है कैलकुलेटर में। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि वो 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, यानी वो इस तरह डिवीजन करते हैं कि जो ग्रेटर नंबर है वो पहले लिखा जा रहा है और जो स्मॉलर नंबर है वो बाद में। ऐसा नहीं होता, बल्कि हमेशा कैलकुलेटर में न्यूमरेटर पहले लिखा जाता है और डिनोमिनेटर बाद में लिखा जाता है। तो आप कैलकुलेटर में पहले 3 लिखेंगे और फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, देन
4। तो आंसर आ गया 0.75। अब इस 0.75 का हमें tan इनवर्स निकालना है। तो बिल्कुल ये वैसे ही निकाला जाएगा जैसे आप लॉग निकालते हैं, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे ये इनवर्स है तो हम यहाँ पर 0.75 की वैल्यू ढूंढेंगे। तो 0.75 अब आगे कुछ भी नहीं है तो हम इसको कंसीडर करेंगे 0.7500। तो यानी कि आपने 7500 की वैल्यू ढूंढनी है। अगर 7500 नहीं है मौजूद तो आप ऐसी वैल्यू देखेंगे जो इसके करीब करीब है। तो इसके करीब करीब जो वैल्यू थी उस पर हम डिग्रीज में एंगल देखेंगे। तो मेरा जो एंगल बन रहा था वो 37 डिग्री है। हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रही हो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर रहे हैं। इफ यू आर अलाउड टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर और आप उससे करके देखेंगे तो हो सकता है 36.8 समथिंग या हो सकता है 37 पॉइंट समथिंग आ रहा हो, लेकिन ये सारे आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं। तो यहाँ तक ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स स्टडी द न्यूमेरिकल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स में पहली प्रॉब्लम लिखी हुई है, इसको हम रीड करते हैं। पहले लिखा हुआ है अ स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर्स लेंथ कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर। एक स्पैनर है जिसकी लेंथ 0.3 मीटर दी हुई है। तो लेंथ को हमने एल से इंडिकेट किया और इसके बाद आगे लिखा हुआ है कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की वैल्यू दी हुई है, इसे टॉर्क से इंडिकेट किया और 300 न्यूटन मीटर लिख दिया। आगे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। हमें फोर्स मालूम करनी है, तो फोर्स को यहाँ पर हमने एफ से शो किया है। इसके बाद अब फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास अगर देखा जाए तो टॉर्क का फॉर्मूला मौजूद है, तो हम यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे और फोर्स फाइंड करेंगे। अब लेंथ को क्योंकि मैंने एल से शो किया था, आप चाहे तो इसको एज ए मोमेंट आर्म कंसीडर करके डी से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी जगह पर डी आ जाएगा। मैंने क्योंकि एल से शो किया तो मैं एल लिख रही हूँ। अब फोर्स फाइंड करनी है तो टॉ की वैल्यू क्या थी, 300 थी। फोर्स की वैल्यू नहीं दी हुई थी तो वो एज इट इज आ गया है। एल की वैल्यू 0.3 थी। 0.3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे जाकर 300 से डिवाइड होगा तो एफ की वैल्यू आ गई 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है स्पैनर पर। तो इसका रिजल्ट लिखेंगे हम, द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्पैनर इज 1000 न्यूटन। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सेकंड पार्ट की। अब 5B के सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर। अब हमें स्पैनर की लेंथ मालूम करनी है। इफ टॉर्क इज टू बी इंक्रीज टू 500 न्यूटन मीटर। टॉर्क अब 500 न्यूटन मीटर हो गया, पहले 300 था, तो अभी चेंज हो गया तो हमने गिवन में इसकी वैल्यू लिख दी। इसके बाद आगे लिखा हुआ है विद सेम अप्लाइड फोर्स। सेम अप्लाइड फोर्स का मतलब ये है कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में फोर्स मालूम की थी अब वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फोर्स हमने एफ से इंडिकेट की और 1000 न्यूटन आई थी तो वो यहाँ पर हमने लिख दी। अब मालूम लेंथ करना है तो इसमें से यहाँ पे क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब इसके बाद आगे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में, अब क्योंकि हमें एल मालूम करना है तो फॉर्मूला सेम रहा। टॉर्क की वैल्यू 500 थी वो आ गई, एफ की वैल्यू 1000 थी वो पुट कर दी और एल एज इट इज आ गया। 1000 मल्टीप्लाई में नीचे जाके 500 से डिवाइड होगा। 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.5 मीटर। तो ये एल की वैल्यू आ चुकी है। अब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट में लिखा द लेंथ ऑफ द स्पैनर इज 0.5 मीटर। तो ये प्रॉब्लम यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की फर्स्ट प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर इज बैलेंस्ड बाय टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। तो यहाँ हमने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये एक मीटर रूल हमने कंसीडर किया है। ये बैलेंस हुआ है दो फोर्सेस की मदद से, एक 12 न्यूटन की फोर्स है और एक 20 न्यूटन की फोर्स है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है इफ 20 न्यूटन फोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम पिवॉट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 न्यूटन की फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 3 मीटर के डिस्टेंस पर। तो इसको मैंने F1 कंसीडर किया, इसको मैंने F2 कंसीडर किया। तो यानी F2 पर 20 न्यूटन की फोर्स पर जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। कहाँ से, पिवॉट से। अब यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन फोर्स ऑन द अदर साइड ऑफ पिवॉट। अब
ये जो डिस्टेंस है यानी F1 पर जो फर्स्ट फोर्स थी 12 न्यूटन की, इस पर जो डिस्टेंस है D1 वो हमें मालूम करना है, यानी कि इसका मोमेंट आर्म हमारे पास नहीं दिया हुआ, तो ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड में लिखेंगे। अब इसका गिवन और डाटा देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट फोर्स हमने लिखी 12 न्यूटन, सेकंड लिखी 20 न्यूटन और इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड फोर्स, यहाँ आप लिख सकते हैं मोमेंट आर्म फॉर सेकंड फोर्स कितना आ गया 3 मीटर और डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोर्स D1 हमें मालूम करना है। तो अगर हम कंसीडर करें कि ये मीटर रूल है और ये मीटर रूल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है दो फोर्सेस की मदद से, तो यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज करते हुए D1 मालूम करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो F1 इंटू D1 आ गया और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो F2 इंटू D2 आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो F1 की वैल्यू 12 है, D1 मालूम करना है, F2 की वैल्यू 20 है और D2 की वैल्यू 3 है। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, 12 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जाके 60 से डिवाइड होगा, तो जब इसको डिवाइड किया तो 5 मीटर D1 आ चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है D1 है ये है 5 मीटर। अब इसके बाद इसका रिजल्ट लिखेंगे, तो रिजल्ट में हमने लिखा द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन फोर्स ऑन द अदर साइड ऑफ पिवोट इज 5 मीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे अगला पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं, सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है द 20 न्यूटन फोर्स इज मूव टू 4 सेंटीमीटर। जो हमारे पास F2 थी ये 20 न्यूटन की फोर्स थी, कह रहे इसको मूव करवा रहे हैं 4 सेंटीमीटर तक, तो 4 सेंटीमीटर तक हम इसको आगे ले आए, तो यहाँ पर ये फोर्स आ चुकी है। अब क्योंकि हमने राइट साइड से फोर्स डिस्टर्ब की है तो लेफ्ट साइड पर भी कोई ना कोई इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आने में उसको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम पाइवोट देन फाइंड फोर्स टू रिप्लेस 12 न्यूटन फोर्स। अब 12 न्यूटन की जो फोर्स थी इधर, अब जाहिर सी बात है अगर डिस्टेंस सेम रख दिया है, जो 5 मीटर हमारे पास आया था फर्स्ट पार्ट में, वही डिस्टेंस अगर हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब फोर्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो जब फोर्स पर इम्पैक्ट आ रहा है तो फोर्स 12 न्यूटन है, तो जब यहाँ से फोर्स आगे की तरफ मूव कर गई है तो फोर्स पर इम्पैक्ट निकालना है 12 न्यूटन की फोर्स पर, तो लिखा हुआ है फाइंड फोर्स टू रिप्लेस 12 न्यूटन ऑफ फोर्स। 12 न्यूटन को रिप्लेस करके जो फोर्स की क्वांटिटी होगी, जो F1 की क्वांटिटी होगी, वो हमें मालूम करनी है। तो हमने गिवन फिर से लिखा, सेकंड फोर्स दी हुई थी 20 न्यूटन, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोर्स कितना था 5 मीटर, ये 5 मीटर D1 है, और डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड फोर्स था 4 सेंटीमीटर, वो लिख दिया। अब 4 सेंटीमीटर, बाकी सारे यूनिट्स ऐसा यूनिट है तो सेंटीमीटर को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो जब 4 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.04 मीटर। इसके बाद फर्स्ट फोर्स हमें मालूम करनी थी, वो हमने रिक्वायर्ड में लिखा। अब इसके लिए भी हम वही रिलेशन यूज करेंगे जो हम पहले यूज कर रहे थे, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ आप देख सकते हैं F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2। अब F1 की वैल्यू हमें मालूम करनी है, फर्स्ट फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है, और D1 हमारे पास 5 था जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था, F2 हमारे पास 20 था और D2 हमारे पास अब 0.04 आया है। इस 0.04 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आंसर आ गया 0.8। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे जाके 0.8 से डिवाइड होगा, तो जब इन दोनों को डिवाइड किया तो F1 की वैल्यू आ गई 0.16 न्यूटन। तो फर्स्ट फोर्स हमारे पास आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जब हम राइट साइड से यहाँ से फोर्स को मूव कर रहे हैं 0.04 मीटर तक, या आप कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर तक, तो उसकी वजह से डिस्टेंस पर अगर हम इम्पैक्ट नहीं ले रहे तो फोर्स पर इम्पैक्ट ये आएगा कि 12 न्यूटन से फोर्स हमारे पास हो जाएगी 0.16 न्यूटन। इसके बाद अब इसका रिजल्ट लिखेंगे, तो हमने रिजल्ट में लिखा द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिप्लेस 12 न्यूटन फोर्स इज 0.16 न्यूटन। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं आगे के न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स स्टार्ट की प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कपल। तो कपल में आप देख सकते हैं हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है 8B। आइए इसको रीड करते हैं। अ मैकेनिक यूजेस अ डबल आर्म स्पैनर टू टर्न अ नट।
एक मैकेनिक की बात हो रही है जो कि एक स्पैनर को यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्पैनर यूज़ हो रहा है वो डबल आर्म है। डबल आर्म यानी कि वो दोनों साइड से नट को टाइट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अब ही अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। उस स्पैनर पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, नट को टाइट करने के लिए। इसके बाद आगे लिखा हुआ है एट ईच एंड ऑफ द स्पैनर एंड प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ 16 न्यूटन मीटर। पूरे स्पैनर में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो 16 न्यूटन मीटर का हो रहा है और जो फोर्स है वो 15 न्यूटन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल। अब क्योंकि वो बोथ साइडेड है तो पूरे स्पैनर में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कपल कह रहे हैं, क्योंकि वो डबल प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों साइड से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ओवरऑल टॉर्क मिला के यहाँ पे 60 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। तो गिवन में हमने जो चीज़ें दी हुई थी वो लिख दी और रिक्वायर्ड में हमारे पास लेंथ है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टॉ इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल। टॉ की वैल्यू 60 दी हुई थी, फोर्स की वैल्यू 15 थी और एल हमें मालूम करना है ओवरऑल पूरे स्पैनर का। तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जाके 60 से डिवाइड होगा, तो स्पैनर की लेंथ आ गई 4 मीटर। अब इसको रिजल्ट में लिखेंगे तो रिजल्ट में हमने लिखा द लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल इज 4 मीटर। तो यहाँ तक इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। नाउ इन सी पार्ट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द फोर्स व्हेन द टॉर्क इज 80 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ही वांट्स टू प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर, 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो विद सेम स्पैनर देन हाउ मच फोर्स ही शुड अप्लाई। तो फोर्स मालूम करनी है, लेंथ हमने वही ली प्रीवियस वाली जो हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड की थी 4 मीटर, तो वो यहाँ पे मैंने गिवन में लिख दी। अब इसके बाद फोर्स फाइंड करने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टॉ इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल। तो यहाँ पर ये हम फॉर्मूला यूज़ करके फोर्स निकालेंगे तो देख सकते हैं आप टॉ की वैल्यू 80 आ गई, एफ की वैल्यू नहीं दी हुई थी तो एफ एज इट इज आ गया और एल की वैल्यू 4 थी। 4 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाकर डिवाइड होगा तो एफ की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। तो यहाँ इसका रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट में हमने लिखा ही शुड अप्लाई फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन द सेम स्पैनर। अब हम मूव करते हैं अपनी आखिरी प्रॉब्लम की तरफ। नाउ लेट्स स्टार्ट द लास्ट प्रॉब्लम। तो ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a uniform meter rule is balanced at the 30 centimeter mark when a load of 0.80 Newton is hung at the zero mark। यहाँ पर जो वर्डिंग लिखी है इसके लिहाज से हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की रैंडमली ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक मीटर रूल ड्रॉ किया है और जैसे कि लिखा होता है कि 30 सेंटीमीटर मार्क पर वो बैलेंस हो रहा है जब 0 मार्क पर। तो ये अगर एक मीटर रूल कंसीडर करें और ये इसका 0 मार्क है तो 0 मार्क पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेट है वो कितना है, जो लोड है वो कितना है 0.80 न्यूटन। तो यहाँ पर हमने W1 से इसे इंडिकेट किया 0.80 न्यूटन को। इसके बाद ये 0 मार्क पर हैंग हुआ था और कह रहे 30 सेंटीमीटर पर ये जो यूनिफॉर्म मीटर रूल है ये बैलेंस हो चुका है। तो 30 सेंटीमीटर हमने सपोज किया यहाँ तक हो सकता है, तो यहाँ तक मैंने इसका फासला लिया तो ये D1 ले लिया और जो 30 सेंटीमीटर से इंडिकेट कर दिया। आगे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट जो है उस पर लिखा हुआ है एट व्हाट पॉइंट ऑन द रूल इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रूल। ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीटर रूल का लाई करता है। तो अगर आप देखें तो मीटर रूल 1 मीटर का होता है या आप कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर्स का होता है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर में लाई करता है, बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फर्स्ट का आंसर लिखा द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मीटर रूल विल बी एट सेंटर ऑफ द रूल। पहली बात ये कि वो सेंटर में है और सेंटर में अगर आप डिस्टेंस देखें मीटर रूल का, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर था तो सेंटर में हाफ हो जाएगा, तो ये 50 सेंटीमीटर पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौजूद है। और 50 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं आप और 0.5 मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर है, मीटर रूल 1 मीटर का होता है, तो आप उसको हाफ करें तो वो हो जाएगा 0.5 मीटर। तो ये तो आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट दी वेट ऑफ द रूल। वेट मालूम करना है रूल का। तो वेट मालूम करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी डायग्राम डिस्कस की, तो यहाँ तक ये D1 था, इसका मतलब इसके बाद ये सेंटर है। ये बात आपको याद होगी, ये चीज़ मैंने भी बताई थी, डिस्कस की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट उसके सेंटर पर लाई करता है।
तो इसका मतलब ये मीटर रूल है, इसका भी वेट कहाँ लाई कर रहा होगा, सेंटर में। तो यहाँ W2 हमें सेंटर में वेट मालूम करना है, तो सेंटर में जो फासला था वो होता है 50 सेंटीमीटर। अभी मैंने ये चीज़ डिस्कस की है। इसका मतलब यहाँ तक अगर D1 था 30 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का फासला 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि टोटल 50 है, 50 में से 30 निकाल दिए तो 20, ये हमारे पास आ गया D2 W2 के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर इसको न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन में हमने लिखा लोड जो हमारे पास दिया हुआ था W1 0.80 न्यूटन, मोमेंट आर्म W1 पर कितना था, D1 था 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे कैसे, बाय डिवाइडिंग 100। तो 30 को 100 से डिवाइड किया तो 0.3 मीटर आ गया। इसके बाद मोमेंट आर्म एट W2 D2, तो ये कितना है, ये कैसे आएगा, ये जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था, क्योंकि हमें सेंटर में वेट मालूम करना है, तो इस वजह से टोटल 50 सेंटीमीटर था, 50 में से ये 30 सेंटीमीटर हमने लेस किया तो आ गया 20 सेंटीमीटर। इस 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके 0.2 मीटर, ये हमारे पास आ चुका है मोमेंट आर्म एट W2। इसके बाद अब फाइंड हमें करना है वेट ऑफ द मीटर रूल, W2 हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सेकेंडरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा रही हूँ, क्योंकि मीटर रूल टर्न कर रहा होता है, तो इसके टर्न करने की वजह से हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे टॉर्क का सम 0 कहा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 2 टॉर्क प्रोड्यूस हो सकते थे, क्योंकि 2 वेट हैं, 2 डिस्टेंस हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हम ले रहे हैं W2 इंटू D2 प्लस, और यहाँ मैंने माइनस क्यों लगाया है, माइनस इस वजह से लगाया है क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। मीटर रूल का वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं कि 0.8 न्यूटन का जो वेट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज है, तो यहाँ माइनस आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं W2 एज इट इज आ गया और D2 की वैल्यू 0.2 थी, यहाँ हमने फाइंड की है, प्लस एज इट इज माइनस ये वाला साइन भी एज इट इज आ गया। W1 आप देख सकते हैं 0.80 आया था, ये पुट किया, और D1 हमारे पास आया था 0.3 मीटर, उसकी वैल्यू पुट कर दी और इक्वल टू 0 आ गया। अब 0.80 को जब 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.24 आ गया, और प्लस माइनस माइनस, इसके बाद ये माइनस 0.24 है, ये उधर जाके प्लस हो गया, और ये 0.2 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आकर डिवाइड हो गया। तो W2 की वैल्यू आप देख सकते हैं दोनों को डिवाइड करके आ गई 1.2 न्यूटन। यहाँ तक हमारे पास W2 फाइंड हो चुका है, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। अब इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में हमने लिखा द वेट ऑफ द रूल इज 1.2 न्यूटन। तो यहाँ तक हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, सारी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल है यहाँ तक इस लेक्चर में, इस वीडियो में, तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।